मैं आपको वो सब बताऊंगी जो आपको जानना जरूरी है और आप और मैं मिलकर ये पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे आप सोशल साइंस में 95% एंड अबव मार्क्स ले सकते हैं। ये सोशल साइंस जो है दैट इज 4 पिलर्स और आपको इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए जाएंगे। बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे चैप्टर के ड्यूरिंग। आपको कॉन्सेप्ट को मैंने अभी भी बोला था समझिए, रटना नहीं है, मेमोराइज, डोंट जस्ट मेमोराइज। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, let's start our journey of social science. This is Sonia, your social science mentor, and we are going to start a journey of class 10th, a journey in which we are starting a new session. Are you excited? Might be you are so excited. बच्चों, अब आप 9 से 10th में जा रहे हो और एज अ सोशल साइंस हम ये नया आपका पूरा जो जर्नी है उसको शुरू करने जा रहे हैं और इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगी। मैं आपको वो सब बताऊंगी जो आपको जानना जरूरी है और आप और मैं मिलकर ये पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे आप सोशल साइंस में 95% एंड अबव मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने न्यू जर्नी सोशल साइंस से। तो बच्चों, सोशल साइंस में इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सोशल साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, सोशल साइंस क्या होता है। तो सोशल साइंस जो है वो हमें क्या करता है, वो हमें एम्पावर करता है, वो हमें एम्पावर करता है और वो हमें एम्पावर करता है किससे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। किसको अंडरस्टैंड कर सकें? अपने पास्ट को, और अपने पास्ट को अंडरस्टैंड कर सकें और अपने प्रेजेंट को प्रॉपर चैनलाइज कर सकें, नेविगेट कर सकें और अपने फ्यूचर मींस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब एक साथ लेकर चलता है। और इस सब्जेक्ट में आपको क्या बनाया जाता है? इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल और क्रिटिकल थिंकर्स। और यही मोटिव है हमारा, किसका? हाई प्रोफाइल का, जिसके थ्रू हम और आप जुड़ने जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको विभिन्न विषयों की जानकारी भविष्य में दी जाएगी और उसके साथ ही आपको एक्सपर्ट्स के थ्रू, जैसे कि सोशल साइंस मेरे द्वारा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट एक साथ मिलकर, बिकॉज सोशल साइंस का जो मोटिव है वही हमारा है कि हम आपको इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल और क्रिटिकल थिंकर्स बनाएं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके वर्ल्ड को, जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया के बारे में आप जान सके और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बने। और ना हम सिर्फ आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, हाई प्रोफाइल आपको वो भी मैटर प्रोवाइड करेगा जिससे आपके पेरेंट्स को भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बिहेवियर काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। तो इन फ्यूचर आप हमारा बस हाथ पकड़ लीजिए और हम आपको ले जाएंगे एक नई दिशा की ओर। तो आइए शुरू करते हैं सोशल साइंस की जर्नी, जो हमारा सेशन है 2025-26। तो ये जो हमारा न्यू सेशन है इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं एक पूरे जोश के साथ, एक एम के साथ कि हमें क्या करना है, आसान तरीके से जितना भी हमारा कंटेंट है उसको समझना है। तो जुड़े रहिए हाई प्रोफाइल के साथ। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सोशल साइंस जो है वो क्या है। अब आपको पता है कि जो सोशल साइंस है वो सोशल साइंस जिसमें हम सोसाइटी और जितना हमारा एनवायरमेंट होता है, हमारी गवर्नमेंट होती है, तो सोशल साइंस के 4 पिलर्स हैं। मीन सोशल साइंस जो है दैट इज 4 पिलर्स। और ये जो 4 पिलर्स हैं, ये जो 4 पिलर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आपके पास 4 एनसीईआरटी की बुक्स हैं और उन्हें मिलाकर बनता है आपका सोशल साइंस। तो जो फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस जो है वो हमें एम्पावर करता है, हमें क्रिटिकल थिंकर बनाता है, हमें अपने आसपास के वर्ल्ड को समझने की ताकत देता है। और यहां पर हम देख सकते हैं ये जो हिस्ट्री है, फर्स्ट हमारा जो पिलर है सोशल साइंस का हिस्ट्री, जिसमें हम हमारे पास्ट के बारे में, और बच्चों आपको पता ही है क्लास 9 से आप 10th में आए हैं, तो क्लास 9 की हिस्ट्री में जो आपकी बुक थी उसका नेम था इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट 1 और यहां पे क्या हो गया पार्ट 2। तो क्लास 10th की हिस्ट्री में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 10 की हिस्ट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत कुछ, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इंडियन हिस्ट्री भी है और मेनी ग्लोबल इवेंट्स भी है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से, जिसे आज हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, पास्ट में ये कैसे हुआ। तो हिस्ट्री क्या करती है? हिस्ट्री हमें कनेक्ट करती है अपने कि जो भी पास्ट में हो चुका है उसके बारे में हम जाने। और बच्चों एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, सोशल साइंस के जो ये 4 पिलर्स हैं ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि आप जुड़े हुए हो ना हमसे, ऐसे ही ये जो 4 पिलर्स हैं, 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंस में आते हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट पिलर हो गया हिस्ट्री, जिसमें हम
पास्ट, हिस्ट्री मीन्स हिज स्टोरी, कहानी। व्हाट, क्या, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, ये सब इनके आंसर्स हमें मिलते हैं जो हम इवेंट्स, स्टोरीज, प्रोसेसेस उनके थ्रू सीखते हैं। और आप घबराइए मत, हिस्ट्री आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने दूंगी। मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग वे में हिस्ट्री समझाऊंगी कि आपको पूरे जितने भी इवेंट्स हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और आपको इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए जाएंगे, बोर्ड से इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे चैप्टर के ड्यूरिंग। तो बस आप तैयार रहिए अपने साथ अपनी एनसीईआरटी बुक, एक नोटबुक और एक पेन लेकर, और जहां भी आपको लगता है आप उसको नोट डाउन करते चले जाइए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये है हिस्ट्री। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि जिस अर्थ पर हम रहते हैं, जहां पर हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां पे हमारे फोर फादर्स भी रहे, हम भी रह रहे हैं, हमारे फ्यूचर भी रहेंगे, उस अर्थ के बारे में हम जानते हैं। इसमें ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी में तो जियो प्लस ग्राफी, अर्थ प्लस डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस बुक का नेम कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 जो आपने क्लास 9th में पढ़ा, और अब आप पढ़ने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। और यकीन मानिए बच्चों, 9 से 10th बहुत ईजी होता है। जब आप 8 से 9th में आए थे तो माइट भी आपको लगा होगा कि अरे अभी तक तो हम सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ही पढ़ते थे, और 9th में आकर क्या हुआ, 9th में आकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गया, और एक इकोनॉमिक्स न्यू सब्जेक्ट भी जुड़ गया। लेकिन 10th में जो कंटेंट है, आप मेरा यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। और जो आप अपने मिडिल सेक्शन 6 to 8 और 9 उसी से आप कनेक्ट। बच्चों एक बात जरूर याद रखिए, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने कहा ना, ये सब इंटरकनेक्टेड है, तो आप भी अपनी प्रीवियस नॉलेज को जब इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और ऐसा नहीं कि मैम हमने तो 9 तक ध्यान ही नहीं दिया, अब कैसे, तो आप घबराइए मत। 10th में भी आपको वो सब जानकारी बहुत आसानी से मिलेगी, और मैं आपको आपके प्रीवियस टॉपिक से भी कनेक्ट करती हुई जाऊंगी। समझ में आया बच्चों? तो ज्योग्राफी में कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, जिसमें हम रिसोर्सेज के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज, डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड पिलर, तीसरा स्तंभ, जिसने अपने कंधों पर पूरे, है ना, 1 2 3 4 4 पिलर्स, 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ है, जिनके ऊपर सोशल साइंस खड़ा है। तो हमारा तीसरा स्तंभ है पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप सिविक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी आपने एक यात्रा शुरू की थी क्लास 9th में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, और यहां पे आप शुरू करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। इसमें आप बहुत सारे प्रोसेस को देखेंगे। क्लास 9 की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी, उसमें आपने बहुत सारी थ्योरेटिकल कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है, और इसमें आप उन्हीं को कैसे प्रोसेस किया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां पढ़ेंगे। उसी के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मींस जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली इंडिया में, वो किस तरह से काम करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में बहुत आसानी से समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अब जो चौथा पिलर है, फोर्थ, वो है इकोनॉमिक्स। सबको पता है कि हम सब किसी ना किसी एक्टिविटी, जिससे हम क्या अर्न करते हैं, मनी 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 मनी, ओके, तो वो सब किसका पार्ट आता है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जैसे कि क्लास 9th में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि फैक्टर्स, मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह से पीपल जो है वो एज अ रिसोर्स होते हैं, पॉवर्टी क्या है। क्लास 10th में जो आपका बुक है, उसका जो सब टाइटल है इकोनॉमिक्स का, वो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। इसमें आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेवलपमेंट, हम सब ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन, हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, तो ये प्रोसेस कैसे हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, वो है मनी, मनी एंड क्रेडिट, जिसमें हम मॉडर्न पूरा बैंकिंग सिस्टम सीखेंगे और पूरी तरह से हम जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे हैं 4 पिलर्स ऑफ द सोशल साइंस। तो जो आपका क्लास 10th है, उसमें जो सोशल साइंस है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 पिलर्स हैं जो सोशल साइंस जिसपे खड़ा है, जिसको बनाता है, और इन्हीं को हम 1 by 1 एक एक करके स्टडी करेंगे। अब हम पहले, सबसे पहले मैंने आपको पहला पिलर क्या बताया था, कमेंट में लिखिए, बताइए क्या था पहला पिलर, हिस्ट्री, हिज स्टोरी। ठीक है, तो जो आपका क्लास 10th है, उसमें हिस्ट्री जो है ना, उसमें मेन चैप्टर्स क्या हैं, सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं आपको। 4 में भी एक जो चैप्टर है उसमें सिर्फ एक टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें इतना परेशान मत होइए। तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें पूरे यूरोप में यूनिटी कैसे आई, यूनिफिकेशन कैसे हुआ। जिस यूरोप को आज हम एक पावरफुल कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं, तो वहां पे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म मींस फीलिंग ऑफ वननेस, वो कैसे आई, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम उसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज हैं, आप सब फ्रेंच रेवोल्यूशन तो नहीं भूले होंगे,
कमेंट में लिखिए, भूले हैं या नहीं, नहीं भूले होंगे। तो उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए जहां तक आपने क्लास 9th में छोड़ा था, तो वहां से ही हम कहानी शुरू करेंगे कि फ्रांस से जब नेपोलियन आया उसके बाद क्या क्या हुआ और फिर क्या चेंजेस हुए, और वो हम लेकर आएंगे बच्चों उसको 20th सेंचुरी तक, कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से तक किस तरह से यूरोप में चेंजेस आए। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इन सब कंट्रीज की स्पेसिफिकली हम स्टोरी देखेंगे कि यहां पर यूनिफिकेशन कैसे हुआ। इसके बाद सेकेंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारा देश, हमारा भारत जो गुलाम था, उसमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे आई। हाँ, तो याद है बच्चों, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था नेशनलिज्म, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम गांधी जी के आने के बाद, आफ्टर द कमिंग ऑफ द महात्मा गांधी, इंडिया की जो मींस नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसमें क्या चेंज आया उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम गांधी जी इंडिया में आते हैं 1915 में, और फिर वो किस तरह से खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, है ना। तो ये बेसिकली ये जो दो बहुत बड़े मूवमेंट गांधी जी ने किए, और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद हमें क्या मिली, हमारी आजादी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर नंबर 2 का, नेशनलिज्म एंड इंडिया। आपका जो थर्ड चैप्टर है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, कि आज जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, है ना, जिसमें हम कहते हैं कि अब डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, बहुत आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम चले जाते हैं। तो ये बना कैसे, हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, और यही कनेक्टिविटी, यही देखिए मैंने आपको बताया हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में कनेक्शन है। तो यहां पर हम जब मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है सारे ही सब्जेक्ट में, क्योंकि जब आप वो कनेक्शन देख लेते हो, उसको समझ जाते हो, तो आपके लिए आंसर्स लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। और फिर हम तो हैं ही आपके साथ, हाई प्रोफाइल में, सब आपका साथ देने के लिए और आपको आगे ले जाने के लिए। तो यहां पर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में हम देखेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड की इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 15-16 सेंचुरी तक, जब तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसमें किस तरह से ट्रेड होता था, है ना, उसमें किस तरह से कॉन्क्वेस्ट हुए, किस तरह से ट्रेड हुआ, किस तरह से डिजीजेस फैली। तो इसमें आपको बहुत मजा आएगा। इसमें हम डिफरेंट टाइप के फूड्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के ट्रैवलिंग को डिस्कस करेंगे, और इसमें आपकी एक फेवरेट मूवी KGF, एल डोरेडो, मजा आया? लिखिए कमेंट में किस किस को पता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो फेबल सिटी जो कहानियों में एक सोने का शहर है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बस हमारे साथ रहिए। और जो आपका 4th चैप्टर है वो है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। आज कितना आसान है हमारे लिए प्रिंटिंग मटेरियल, पर इसमें हम जानेंगे कि प्रिंटिंग जब नहीं था तो लोग पूरे विश्व में कैसे रहते थे। आपने सुना ही होगा मैन्यूस्क्रिप्ट, हस्तलेख, हाथों से लिखा जाता था, लीव्स पर लिखा जाता था, दीवारों पर लिखा जाता था, गुफाओं में लिखा जाता था, और फिर प्रिंटिंग, है ना, फिर किस तरह से एक अवतार हुआ, किसका अवतार हुआ, प्रिंटिंग के देवता का, जो थे गुटेनबर्ग। तो हम देखेंगे प्रिंटिंग कैसे आया, कहां से होकर आया। तो ये हम जर्नी स्टार्ट करेंगे कि चाइना से यूरोप, फिर यूरोप से किस तरह से पूरे विश्व में फैल गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि आज आपके लिए आपके पास बहुत इजीली एक्सेसिबल है क्या, प्रिंटिंग मटेरियल, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो प्रिंटिंग जो है उसकी हिस्ट्री किस तरह से स्टार्ट होती है, किस तरह से 15th सेंचुरी से प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन, उससे पहले क्या था, और उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 कौन से इनोवेशन हुए, और स्पेसिफिकली सिर्फ वर्ल्ड में नहीं, फिर इंडिया में प्रिंट कैसे आया, भारत में कैसे आया, और उसने कैसे सभी को प्रभावित किया। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये आपकी पूरी हिस्ट्री है जिसका मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, और ये चारों ही चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट। अब हम अपने दूसरे पिलर की तरफ जाते हैं, जो हमारा क्या था, ज्योग्राफी। मैंने क्या बताया था, कमेंट में लिखिए ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है। ठीक है, सब लोग लिखिए, मैंने आपको बताया था ना 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो ज्योग्राफी में हमारी कुछ की थीम्स हैं, यानी कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, रिसोर्स आप सबने पढ़ा हुआ है। आप 8th की ज्योग्राफी को अगर थोड़ा सा भी आपके फ्लैशबैक में जाइए और वहां जाकर देखिए अपने रिसोर्सेज। ठीक है, उसमें रिसोर्सेज में मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल, लैंड, वही सब है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रिसोर्सेज, एनीथिंग, कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। दिस मार्कर इज राइट नाउ द सोर्स फॉर मी, क्योंकि मैं इससे आपको लिखकर बता रही हूं। यहाँ पर ये जो है ये सब क्या है, रिसोर्स है। तो हम जानेंगे इसमें रिसोर्स, और फिर वो डेवलपमेंट प्लानिंग में किस तरह का रोल प्ले करता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लैंड, सॉइल,
वो किस तरह से, ओके, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में, क्योंकि ये हमारा है इंडिया, हम इसमें पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट होता है, प्लानिंग की जाती है। सेकंड चैप्टर जो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधे जानवर, ठीक है, ये हमारे एनवायरमेंट में हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो फ्लोरा एंड फोना है, यानी कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, हमारे प्लांट रिसोर्सेज है, बायोडाइवर्सिटी है, इसको किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, इंडिया में कौन से स्टेप लिए गए हैं, ठीक है, आप सबने विजिट किया होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, नेशनल पार्क्स को, ठीक, तो उसी के बारे में हम बहुत डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। आपका थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, पानी, बिना पानी हमारी लाइफ कुछ नहीं है। तो यहां पर वाटर रिसोर्सेज, इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, है ना, बोलेंगे इंडिया में पानी तो बहुत है, पर यहां पानी से मतलब सिर्फ क्वालिटी, ठीक है, आपको पता है ना 97% पूरी अर्थ पे वाटर जो है वो तो क्या है, सैलाइन है, खारा है, जिसे हम यूज नहीं कर सकते, फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की, ठीक, उनका क्या स्टेटस है और उनको किस तरह से कंजर्व किया जाए, और कैसे हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में वाटर को कंजर्व किया जाता है, कैसे रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की जाती है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे वाटर रिसोर्सेज, जिसके मेन टॉपिक है इसकी कमी क्यों होती है, इसको कंजर्व कैसे किया जाता है और इसका मैनेजमेंट कैसे होना है। फिर हम आगे जाकर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। आपको पता है ना भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश, ठीक, तो एग्रीकल्चर जो आज भी 50% लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, किन रीजन में होती है, बिकॉज ज्योग्राफी में अगर हम एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर क्रॉप्स, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, और फिर हमारे कंट्री में किस तरह से एग्रीकल्चर का क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया। तो फार्मिंग के टाइप्स, ठीक, क्रॉपिंग पैटर्न, राबी, खारिफ, जैद, सब याद है आपको, सब याद होगा ये तो, है ना, तो ये सब, और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म क्या हुए। फिर उसके बाद आपका चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। बच्चों आपको पता है आज हम अपनी लाइफ बिना मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के स्पेंड नहीं कर सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूं ये ज्योग्राफी है, तो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इसमें हम साइंस की तरह इनका कॉम्पोजिशन स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा फोकस क्या रहेगा, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एंड हाउ टू कंजर्व, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द मेन थीम, और इसी में हम सभी तरह के रिसोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से मिनरल्स जो रिसोर्सेज है वो इंडिया में कहां कहां पाए जाते हैं, ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कहां पे कौन सा रिसोर्स कितना है। फिर हम एनर्जी रिसोर्सेज में आएंगे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, मींस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनका यूज कैसे किया जाता है, उनको किस तरह से किया करना चाहिए। तो ये हमारे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। फिर आगे हम बढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री मींस एक ऐसी जगह जहां पर आप कच्चे माल, रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। मुझे बताइए कौन कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, कमेंट में लिखिए, ठीक, तो वो सभी इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी क्लासिफिकेशन, और लास्ट में जो प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन, द मेजर प्रॉब्लम, और जिसका मेन रूट कॉज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इससे हम कैसे, क्या प्रॉब्लम होती है और ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं, तो ये रहेगा। फिर इसके बाद है हमारा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। वैसे तो बच्चों ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में एवेल्यूट नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसके मैप वर्क आता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जीवन रेखा होती है किसी इकोनॉमी की, और इसमें सिर्फ मैप वर्क आएगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसका जो चैप्टर कंटेंट है वो नहीं आएगा। तो ये है आपका सेकंड पिलर ज्योग्राफी। तो चलिए अब हम थर्ड पिलर की बात करते हैं। थर्ड पिलर पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप सिविक्स, ठीक है, तो सिविक्स जो है यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ शुरू होगा हमारा। क्या आएगा उसमें, पावर शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग, पावर शेयरिंग, शेयरिंग मतलब डिवीजन। तो आप सोच रहे होंगे मैम आप इसको इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो पावर डिवाइड हो रही है, उससे कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, नहीं, बट दूसरी एक और बात है, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे शेयर करने से क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग्स देखेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बेल्जियम और श्रीलंका के साथ। श्रीलंका तो हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, ठीक है, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, इनके एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग इन दोनों कंट्री में किया गया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, और फर्दर हम इसके फिर टाइप्स पर आएंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो सब हम देखेंगे। तो हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म इज डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन। आपको पता है ना, अगर मैं आपसे पूछूं आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो वहां का एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक हमारी कंट्री का कंट्री गवर्नमेंट है, तो चलिए सब कमेंट में अपनी स्टेट के सीएम का नेम लिखिए, याद है ना आपको। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन, जब पावर को डिवाइड किया गया, ठीक है, एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया, एक फीचर को अडॉप्ट किया गया कि हमारी कंट्री में पावर्स को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर थर्ड लेवल आया, ठीक है, 1992 में द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो वो सब डिटेल में हम इसमें देखेंगे। और फिर इसके बाद जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस में जेंडर, रिलीजन, कास्ट क्यों भाई? क्योंकि ये सब टाइप हैं किसके? सोशल डिवीजन के। इनके बेसिस पर हमारी सोसाइटी क्या होती है? डिवाइड होती है। अब जब सोसाइटी डिवाइड होती है तो इसका इंपैक्ट पॉलिटिक्स में भी आता है। तो हम देखेंगे कि ये जो जेंडर है, यानी मेल और फीमेल, आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेशन, पैट्रियार्की सोसाइटी, पितृ प्रधान समाज, ठीक, तो उसमें किस तरह से पावर्स को डिवाइड किया जाता है। और फिर रिलीजन, कास्ट, ये जितने भी तीनों सोशल डिवीजन के टाइप्स हैं, किसके टाइप्स हैं? सोशल डिवीजन के टाइप्स हैं। तो ये किस तरह से पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करते हैं, और तो ये हम पूरा इसमें हर एक जेंडर, रिलीजन और कास्ट की सोशल आइडेंटिटी की डायनेमिक्स को देखेंगे कि किस तरह से ये पॉलिटिक्स को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। क्योंकि हम कर तो पॉलिटिकल साइंस ही रहे ना, तो किस तरह से पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, चैप्टर नंबर 4। आप सब जानते होंगे पॉलिटिकल पार्टीज, जानते हैं ना। तो हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कितनी पार्टीज के नेम जानते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उनकी क्या जरूरत है, और वो किस तरह से फंक्शन करती है, काम करती है, ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, वो किस तरह से, ठीक है, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, इसमें से बोर्ड एग्जाम में 3 और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो श्योरली आता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने क्लास 9 के चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जिसमें आपने पूरा इलेक्शन का प्रोसेस स्टडी किया था ना। अब उसका इलेक्शन का सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, बैकबोन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आपस में लड़ती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मजा आएगा। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम फाइनल जर्नी, मैंने आपको बताया था ना पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 क्लास 9th में एक जर्नी, एक यात्रा शुरू की, उसको हम खत्म करेंगे किसके साथ? असेसमेंट करके। जैसे आप भी अभी शुरू कर रहे हैं हमारे साथ ये जर्नी क्लास 10th की, ठीक है। और एंड ऑफ द सेशन आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर होंगे, यानी आपका असेसमेंट होगा, आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे हम किसका एग्जाम लेने जा रहे हैं? यहाँ पर हम एग्जाम लेने जा रहे हैं डेमोक्रेसी का। ये पूरा टाइम डेमोक्रेसी 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 हमने सब पढ़ा। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके आउटकम्स क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, ठीक, उसका असेसमेंट करेंगे हम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी जो है उसका आउटकम क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल आउटकम क्या होता है, सोशल क्या होता है, इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, और किस तरह से डेमोक्रेसी, क्योंकि आपको याद हो तो क्लास 9th में आपने कंक्लूजन निकाला था कि इट इज नॉट द बेस्ट बट इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देन अदर। तो फाइनल हमारी जर्नी यहां आकर खत्म हो जाएगी। इसमें से भी बोर्ड में मींस सेम एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है सब्जेक्टिव 3 और 5 मार्क्स का, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम लोग थर्ड पिलर पॉलिटिकल साइंस का करेंगे। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पिलर आता है। हमारा फोर्थ पिलर है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम जानेंगे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है डेवलपमेंट, है ना। सब जो है हम ग्रोथ चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट गोल्स कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, ठीक। और इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आप देखेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा चैप्टर 2 है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम देखेंगे जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये जो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये किस तरह से आपस में कनेक्टेड है, इनका क्या रोल है। इसमें हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब मैंने आप पिलर इंट्रोड्यूस करी थी, मनी एंड क्रेडिट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग चैप्टर, जिसमें आप देखेंगे रोल ऑफ द मनी, ठीक है। तो पास्ट में जो बार्टर सिस्टम था उससे मॉडर्न मनी कैसे इवॉल्व हुआ। फिर बैंकिंग सिस्टम हम देखेंगे, बैंक में डिपॉजिट कैसे किया जाता है, इसमें आपको पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया जाएगा। माइट भी आप बैंक में गए होंगे ना, तो सब लोग कमेंट में लिखिए कि कितने लोगों का पर्सनल बैंक में अकाउंट है या उन्होंने बैंक का ट्रांजैक्शन किया है, मैं ये जानना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसमें हम पूरा देखेंगे कि मनी का क्या होता है। फिर हम क्रेडिट यानी लोन, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, तो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लोन्स के बारे में हम देखेंगे और डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर है
ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में बताया था ना, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, फिर उससे हमने कैसे इंटरेक्शन किया, डिफरेंट कंट्रीज कनेक्ट हुई। ओके, आप सबको पता है कि सी रूट डिस्कवर किए गए, है ना, और उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई तो हम आपस में कनेक्ट होते गए। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, और इंडियन इकोनॉमी में जो 1991 का जो इंपॉर्टेंट ईयर है जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई है ना, जब मनमोहन सिंह, जो अब लेट मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने किस तरह से ये पॉलिसी को किया था, तो उसमें हम देखेंगे लिबरलाइजेशन जब हमने अडॉप्ट किया और किस तरह से टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सब हुआ। तो यहाँ पे इंडिया किससे मिल रहा है, इंडिया वर्ल्ड से मिल रहा है, तो ये सब हम देखेंगे। और ये जो चैप्टर है ये आपका सिर्फ प्रोजेक्ट पर्पस के लिए है, मैं आपको आगे बताऊंगी। जो आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, तो बेसिकली आपको 1, 2, 3 और 4 का भी सिर्फ ये वाला पार्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यही करना है। तो ये पूरा मिलाकर हमारा इकोनॉमिक्स है। और बच्चों ये बहुत स्कोरिंग है, जिसे आप जब रीड करते हैं, समझते हैं, मैंने आपको ना, आपको क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल, ये सब करना है, कनेक्ट कर आपको, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को मेमोराइज नहीं करना है, उनको लिखने की कोशिश करनी है ना, कि वो आपको है, लेकिन आपको कैसे लिखना है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे 4 पिलर्स। ठीक, अब जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको पता है कि 80 मार्क्स की थ्योरी आती है, 80 मार्क्स की थ्योरी आती है, जिसमें आपका 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है। तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसका लिंक शेयर कर दूंगी कि पेपर पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है आंसर्स की, किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूं, आज हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस की बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 थ्योरी होती है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, जिसमें आपके प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, आपके स्कूल में जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, क्विजेस वगैरह होती हैं, उसके बेसिस पे आपका नोटबुक एंड ऑल, वो सब टीचर्स उसके बेसिस पे आपको देते हैं। और ये जो मार्क्स होते हैं इसी के लिए आपको क्या करना है, आपको स्ट्रगल करना है। तो एग्जाम स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग कि मैम सोशल साइंस, मुझे पता है बहुत सारे आप में से सोशल साइंस को एज ए बोरिंग सब्जेक्ट समझते होंगे, लेकिन मेरी ड्यूटी ही यही है कि मैं इसको इंटरेस्टिंग, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाऊं और टाइम टू टाइम आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊं, आपको वो सब चीजें बताऊं, ठीक है। अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप, मैंने स्टार्टिंग में कहा था 95% एंड अबव, ये हमारा गोल होगा। तो जो 95% एंड अबव आप मार्क्स लाना चाहते हैं, उसके लिए आज ही से, क्योंकि आज से हम अपनी जर्नी शुरुआत कर रहे हैं, है ना, हमारी यात्रा शुरू हो रही है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर शुरुआत अच्छी होती है ना तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे टिप्स जो है सक्सेस के लिए क्या है, आपको कॉन्सेप्ट को, मैंने अभी भी बोला था, समझिए, रटना नहीं है, मेमोराइज, डोंट जस्ट मेमोराइज। सिर्फ रटने से नहीं, आपको यही लगता है कि रट्टा मार होता है, रटना पड़ता है, नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको लिंक करेंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी, जैसे अभी मान लीजिए मैं आपको फर्दर अगली क्लासेस में जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप उसको सिर्फ आधा घंटा दीजिए और एक बार उसको पूरी तरह से रीड कर लीजिए। और जो भी डाउट्स होते हैं, ठीक, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, स्कूल में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप इजीली, तो आपका जो टारगेट है ना ये 95% और अबव, वो इजीली अचीव होगा इससे। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझिए और नोट्स बनाइए। अब आप बोलेंगे कि मैम नोट्स तो आप ही दे दो, मैं तो आपको नोट्स दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन जो अपने आप से नोट्स बनाए जाते हैं, जो आप बनाएंगे, आप समझेंगे, उससे मेरी बात मानिए आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक, और माइंड मैप्स, यानी कि जरूरी नहीं है कि मैम एनसीईआरटी के चैप्टर्स तो इतने लेंथी होते हैं, आप उनको समराइज कीजिए, आप उनको शॉर्ट कीजिए और जैसा आपको समझ में आता है वैसा लिखिए। क्योंकि जब आप खुद से लिखेंगे, खुद से समझेंगे, तो यकीन मानिए आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो दूसरा मंत्र क्या है सक्सेस का, मेक नोट्स एंड माइंड मैप, समराइज करिए, खुद से लिखिए, रेगुलर स्टडीज कीजिए, ठीक है, रेगुलर बहुत जरूरी है। जितना भी, मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा दिन पढ़िए, खेलिए, कूदिए, दोस्तों के साथ मौज कीजिए, बट कम से कम एक प्लान, मींस क्रिएट अ स्टडी प्लान, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। आप ऐसे अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ, हाई प्रोफाइल की टीम है आपके साथ, आपको बोर्ड एग्जाम में सक्सेस दिलाने के लिए। तो बिल्कुल मत घबराइए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जैसा हम बता रहे हैं वैसा करिए। तो रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए, अपना मैनेजमेंट टाइम, ठीक है, कैसे मैनेज करना है, और सबसे अच्छा मैनेजमेंट आपका प्लानिंग आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। बोर्ड के प्रीवियस ईयर, एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और स्पेशली राइटिंग। सोशल साइंस में बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना,
वो आप लिखना। तो राइटिंग की जो हैबिट है उसे डेवलप कीजिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे खुद से, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही, और अपडेट रहिए। अपडेट कैसे रहेंगे? बिल्कुल हमारे साथ, ठीक है। हाई प्रोफाइल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और जो भी हम न्यू वीडियो डालते हैं उसे पूरी तरह से देखिए, अपडेट रहिए। जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एनी कोई चेंजेस आते हैं पैटर्न में, वो सब आपको यहां मिलेगा। वो सब, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा मोटिव ही यही है। तो इस तरह से आप रेगुलरली ये टिप्स जो एक सफलता के मंत्र हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ रटना ही नहीं है। नोट्स बनाने हैं, खुद से बनाने हैं। ऐसे तो बहुत अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन खुद से बनाइए, ठीक है। स्टडी प्लान बनाइए, रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। आप 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक जितने भी पढ़ते हैं उनको कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों, ये था मेरा आज फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन के साथ, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं लेकर आती रहूंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड गेट द सक्सेस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।